बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम प्रीमियर लॉ विद बैरिस्टर शाज़िया अंजम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। एजाज़ फ़ज़ल इस प्रोग्राम के मेज़बान होते हैं। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और पिछला प्रोग्राम हमारा था स्पाउस वीज़े के हवाले से। हम अपने इस प्रोग्राम में बैरिस्टर शाज़िया जो हैं आपको एडवाइस देती हैं लीगल इश्यूज़ के ऊपर। स्पेशली हमने फोकस किया था पिछला प्रोग्राम इमिग्रेशन के हवाले से, और इमिग्रेशन में हमने फिर चूज़ किया था, सेलेक्ट किया था कि स्पाउस वीज़े के हवाले से जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बात की थी। आज भी क्योंकि पिछले प्रोग्राम के बाद एक कॉलर्स का तांता बन गया था, बहुत से कॉलर्स ने प्रोग्राम के बाद भी कॉलें की, बैरिस्टर शाज़िया से रब्ता करने की कोशिश की। कुछ लोगों को ये जवाब दे सकें क्योंकि इनकी अपनी मसरूफ़ियत थी जिसकी वजह से इन्हें जाना था। आज भी फिर इन्होंने मुझे कहा जी कि एजाज़ प्रोग्राम को फोकस करें कि वो स्पाउस वीज़े के हवाले से जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो लोग डिस्कस कर सकते हैं। बैरिस्टर शाज़िया अंजम के पास चलते हैं, इनसे पूछते हैं कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इमिग्रेशन के अंदर हुई हैं, और फिर इनकी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए आपसे गुजारिश करेंगे कि स्पाउस वीज़े के हवाले से अगर आप कोई एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप हमारे प्रोग्राम में लाइव कॉल कर सकते हैं। बैरिस्टर शाज़िया अंजम, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में बुलाने का। एंड अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बहुत शुक्रिया आपका। ये टॉपिक आपने जिस तरह से लास्ट टाइम इस टॉपिक को आपने छेड़ा, और बहुत सारे हमारे ऐसे कॉलर्स और हमारे क्लाइंट्स थे जिनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है आपके क्वेश्चन से और आपकी वो इंक्वायरीज़ जो आपने प्रोग्राम में की। क्योंकि ये एक इस तरह का मामला है स्पाउस वीज़ा जिसमें आर्टिकल 8 ह्यूमन राइट्स और चिल्ड्रन के इश्यूज़ और इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस। कॉल ले लूं अगर आपकी इजाज़त हो? मुझे कहा जा रहा है थोड़ा सा इसको कंप्लीट करने दे। कॉलर्स हमारे साथ रहेंगे इंशाल्लाह, उनसे हम बात करते रहेंगे पूरे प्रोग्राम में, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि हमारे जो कॉलर्स हैं उनके क्या क्या इश्यूज होते हैं। आपकी कथा कलामी माफ़, मुझे को कान में कोई इधर से आवाज़ आ रही है, उधर से। जी कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहिबा और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं मिसेज खान बोल रही हूँ। जी मिसेस खान, फरमाइए क्या मसला आपका और क्या कहना चाहेंगी आप? बैरिस्टर शाज़िया आपकी बात सुन रही हैं। सोलिसिटर से ये पूछना चाहती हूँ, मेरे बच्चे नहीं हैं तो मैंने पाकिस्तान से अडॉप्ट करना चाहती हूँ बच्चा, तो कितने साल का इजीली कर सकती हूँ? कितने साल का आपका क्वेश्चन क्या है, थोड़ा आप ऊंचा बोलेंगी? जी जी, ये कि मतलब एज कितनी होनी चाहिए बच्चे की जो अगर पाकिस्तान से अडॉप्ट करना हो? देखें जी, एज का कोई इसमें स्पेसिफिक नहीं है, एज लॉन्गर्स कि वो अंडर 16 अंडर 18 ईयर्स है और चाइल्ड कैटेगरी में आता है, आप अडॉप्ट कर सकते हैं। लीगल जो ऑर्डर है कोर्ट का वो आप ले सकते हैं, और लीगल ऑर्डर लीगल गार्डियनशिप बनने के बाद आप उसको प्रॉपर तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छा, अंडर 16 में हो सकता है, मतलब 7-8 साल का भी हो जाए? जी जी बिल्कुल। एज जो जिस तरह से आप ये देखें कि बच्चे की जो एक डेफिनेशन है वो हमेशा अंडर 16 ईयर्स, जो भी अंडर 16 ईयर्स बच्चा होगा वो इस कैटेगरी में आता है, आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं और उसके प्रॉपर जो लीगल गार्डियन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनवा सकते हैं। उसके बहुत सारे तरीक़ेकार होते हैं और वो डिटेल से आप हमसे बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप वेबसाइट से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि दो तरह के लीगल गार्डियंस होते हैं। एक जो आप जिस कंट्री से बच्चे को लेकर आना चाहती हैं वहाँ की कोर्ट से आप ऑर्डर्स लेते हैं, और दूसरा इसमें यह होता है कि अगर आप उस बच्चे को इधर बुलवा लेते हैं और उसके बाद यहाँ की जो फैमिली कोर्ट्स है उससे आप अपना प्रोसेस शुरू करवाते हैं, तो उस तरीक़ेकार से भी आप बच्चे की लीगल गार्डियन बन सकती हैं। अच्छा, एक पूछना चाहती हूँ कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, हम बच्चे के जो बच्चे को लेकर आने उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट यही है कि अगर आप बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आपको अगर उनके पेरेंट्स लाइव है, अगर उनके पेरेंट्स जिंदा है तो आपको उनसे कोर्ट में बयान दिलवाना पड़ेगा जिस कंट्री के वो हैं, और उसके बाद अगर वो नहीं है तो फिर उनके जो भी लीगली तौर पे उनके गार्डियन है, रिस्पॉन्सिबल हैं, आप उनसे प्रॉपर तरीके से जो है वो लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स जिस तरह से स्टैम्प पेपर्स में होता है, बयान हल्फी उसमें होता है, और उसके बाद आप उसको इस मुल्क में बुलवाएंगे। बाकी अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप कंट्रोल रूम से हमारा नंबर ले लें, बाद में हम आपको डिटेल से इसके बारे में बता देंगे। जी ठीक है, मेरी ट्रांसफर करा देना। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। तो एजाज मैं ये बात कहना चाह रही थी बिफोर कि हम मज़ीद कॉल्स लें, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि हमारे जो नाजरीन हैं उसको इस चीज़ का पता चल जाए कि
जो स्पाउस वीज़ा है उनके इश्यूज़ क्या क्या हैं और किस वजह से उनके रिफ्यूज़ल आते हैं और किस वजह से उनकी एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज़ होती हैं। उसमें सबसे जो बड़ा मसला आता है आजकल मैं देख रही हूँ कि सबसिस्टेंस ऑफ मैरिज का मसला नहीं होता है, जो कि पहले अक्सर रिफ्यूज़ल में देखने में आता था कि सबसिस्टेंस ऑफ मैरिज पे बात होती थी कि आपका जो रिलेशनशिप है उस प्रॉपर प्रूफ नहीं हो रहा, या आपके जो कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं आपस में, या आप एक दूसरे के साथ इतना कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे। तो इस सिलसिले में उनके सबसिस्टेंस ऑफ मैरिज पर बहुत सारे सवालात उठते थे और उनके रिफ्यूज़ल्स आ जाते थे। लेकिन अगर आप अब देखें स्पाउस वीज़े की जो फिनंशियल जो अपेंडिसेस हैं, जो उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि इवन लोग जो है वो प्रॉपर तरीके से एम्प्लॉयमेंट में भी हों, उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट भी हों, लेकिन छोटी छोटी सी बातों की वजह से, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से उनके रिफ्यूज़ल्स आ जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो नाजरीन हैं अगर वो एप्लीकेशन करना चाहते हैं अपने स्पाउस की, उससे पहले प्रॉपर तरीके से उनके जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसको ज़रूर तैयार करें, क्योंकि फिर रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत कम रहते हैं। शाजिया हमारे साथ कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा और कहाँ से? उमर बात कर रहा हूँ सर, लंदन से। एक क्वेश्चन पूछना था टायर 1 के अपने हवाले से। जी पूछें, शाजिया से बात करें आप और क्वेश्चन पूछें। जी शुक्रिया। टायर 1 जनरल से स्विच कर रहा था ILR पे लास्ट, तो मैं विंडो सर्विस पे गया हूँ तो उन्होंने मेरा वीजा रिफ्यूज कर दिया था इस केस पे कि भाई मैं अपने टैक्स रिटर्न थे जो वो अमेंड करवा के गया हुआ था, वो मैंने टैक्स रिटर्न जो थे वो पे नहीं की थे, लेकिन अमेंड करवा के न्यू अमेंड करवा के मैं विंडो सर्विस पे गया हूँ। तो उन्होंने इस बेस पे मुझे कर दिया कि भाई आपने पहले जो पेपर हमें जमा करवाए थे कुछ और थे, अभी आपने आप मुझे ये बताएं कि उन्होंने आपको राइट ऑफ अपील दिया है या नहीं? नहीं, उन्होंने वो राइट ऑफ अपील नहीं दिया मुझे, लेकिन मेरा एक दिन का वीजा रहता था तो मैंने दोबारा विद इन 24 आवर्स मैंने अपनी एप्लीकेशन दोबारा डाल दिया। उन्होंने मेरे पासपोर्ट वगैरह सारा कुछ मेरे और मेरे वाइफ के पासपोर्ट वगैरह अपने पास रख दिए थे। और अभी जो आपका एप्लीकेशन है वो उन्होंने अपने पास रखा हुआ है या अभी आपका प्रोसेस में है, या अभी स्टिल आप कौन से प्रोसेस से गुजर रहे हैं? जी वो स्टिल मैं उसी दोबारा मैंने ILR के लिए दोबारा डाला है, वही एप्लीकेशन दोबारा मेरे पास एक दिन का वीजा था। जी है या आप विंडो पे गए थे दूसरी दफा? नहीं, पहली दफा विंडो पे गया था, दूसरी दफा मैंने नॉर्मल एप्लीकेशन भेजी है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो अभी आपकी सूरत हाल आप मुझे बता रहे हैं, इसमें बहुत सारे इस तरह के चांसेस होते हैं कि जिसमें खुदा ना खासा इस बात के चांसेस हैं कि दोबारा भी वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपका जो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ किया है वो एक जेन्युइनिटी टेस्ट के तहत किया है, जो कि लास्ट ईयर में केस लो आया था, जिसमें उन्होंने एक टेस्ट की 5-6 रिक्वायरमेंट्स रख दी हुई थी। उसमें से कोई एक भी रिक्वायरमेंट जो है वो अगर आप पे पूरी नहीं होती तो वो आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें ये कहते हैं कि आपकी जो प्रीवियस एप्लीकेशंस हैं वो जेन्युइन होनी चाहिए थी, आपने चूंकि टैक्स अमेंड करवाया था तो इस सूरत हाल में आपको ये प्रॉब्लम आई है। तो मैं जो आपको सजेस्ट करूँगी कि अभी आप अपने वेट कर लें उनका क्या रिप्लाई आता है, और उसके बाद अगर फिर वो आपको रिफ्यूज़ कर जाते हैं तो फिर आप जुडिशल रिव्यू में जाएं, क्योंकि आपका केस स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पर जाकर एज लॉन्ग एज कि आप ये शो कर सके कि आपने कोई बैड इंटेंशंस के साथ नहीं ऐसे किया था और आपने कोई डिसेप्शन नहीं किया था होम ऑफिस के साथ, और जो भी एप्लीकेशन में या टैक्स में आपने अमेंडमेंट्स की हैं वो लॉजिकली की हैं और आपके सर्कमस्टांसिस के मुताबिक थी। अगर आप ये चीज़ें शो कर देते हैं तो फिर आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि जिसको प्रॉपर तरीके से आप अगर बैकअप नहीं कर सके तो वो दोबारा और बल्कि बार बार आपके रिफ्यूज़ल आ सकते हैं। ठीक, बस ये सारा एड अप करना था कि मैंने टैक्स अभी सारा जमा करवा दिया है और मेरे लोकल वकील से मिलके उनको एक प्रेजेंटेशन दे दी थी कि भाई और आउट ऑफ लॉस जी, अगर तो चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस हैं जिस तरह से आप बता रहे हैं, आपने दोबारा से वो प्रॉपर तरीके से उसको टैक्स जमा करवा दिया है बैक डेटेड जाकर और दोबारा आपने एप्लीकेशन किया, तो हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन इस दफ़ा सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन अगर कोई केस वर्कर इस तरह का आइडियल किस्म का हो तो वो हो सकता है कि वो एक बात पे अड़ जाए, वो कहे नहीं जी आपने एक दफ़ा चूँकि उसको जेन्युइन तरीके से प्रेजेंट नहीं किया था और आपने एक किस्म की काइंड ऑफ चीटिंग की थी HMRC के साथ, तो वो दोबारा भी रिफ्यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लेट्स होप
फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, और अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आप बाद में भी हमसे बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया जी आपका। अच्छा शाह जी, आपने बात की कि फ़ाइनेंशियल, आपने ज़ोर दिया कि पहले तो होता था कि किसी के वो और इश्यूज़ की वजह से स्पाउस वीज़े के ऊपर लोगों के इतराज़, शादी के हवाले से, रिलेशन, मियाँ बीवी के रिलेशनशिप के हवाले से सवालात उठाए जाते थे रिफ्यूज़ल में। तो अभी आपने कहा कि फाइनेंशियल जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बात की जाती है। बेसिस पे फॉर एग्जांपल अगर कोई एम्प्लॉयमेंट में है तो उनसे ये कह सकते हैं कि चूंकि आप पिछले 6 महीने सेम एम्प्लॉयर के साथ नहीं रहे, आपने डिफरेंट एम्प्लॉयर्स चेंज कर दिए हैं, या आपने सिक लीव ले ली है, या आपने मैटरनिटी लीव ले ली है, और उसमें आपकी ग्रॉस इनकम जो एनुअल थ्रेशोल्ड है वो पूरा नहीं होता, उस बेसिस पे वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि जो जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स लगाने की बात है, तो आपको प्रॉपर तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स, जो मैं बार बार डॉक्यूमेंट्स पे जोर देती हूँ, उसका मतलब ये है कि आप 3 या 4 किस्म की एविडेंस एक पॉइंट को प्रूफ करने के लिए लगाएं। ठीक। तो अगर बाज़ औक़ात ये भी देखने में आया है कि जो क्लाइंट होता है, आपके जो क्लाइंट्स होते हैं या कोई भी क्लाइंट होता है, अगर उसकी एप्लीकेशन जब वो डालते हैं तो उसमें उसकी जो वेज स्लिप्स होती हैं उनमें उसकी जो वेज का जो है वो थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है, तो उसमें भी देखा गया है कि अगर तो देखें जी वेज में फ़र्क आता है तो बहुत सीरियस इशू है, और इसमें जो है वो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसमें ये होता है कि फिर बाकी बहुत सारी चीज़ों को देखना। कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। जी फरमाइए, कौन सा और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं शाह बोल रहा हूँ जनाब, साजिया से पूछना था मुझे डिपोर्टेशन के हवाले से। जी जी बात करें शाजिया से, शाजिया आपका सवाल सुनेंगे। जी साजिया जी आदाब। मुझे आपसे पूछना था, मैं 13 साल पहले यहाँ पे आया था इस कंट्री में। 2012 में मैंने अपने Tier 1 एक्सटेंशन की फाइल डाली थी, और उससे पहले मुझे उन्होंने चार्ज कर दिया था फ्रॉड के हवाले से, और मेरा ट्रायल 3 दफा चला, और तीसरे ट्रायल में उन्होंने मुझे मेजोरिटी वर्डिक्ट में गिल्टी फाउंड किया। मुझे 2.5 साल की सेंटेंस हुई। 2.5 साल में से मैं करीबन 8 मंथ तक प्रिजन में मैंने निकाले, और लास्ट ईयर मैं बाहर निकला हूँ बेल पे। एवरी वीक पे मैं जाता हूँ साइन करने के लिए। आपका एक क्वेश्चन क्या है? जब मैं प्रिजन में था दिसंबर 2014 में, तब उन्होंने मुझे डिपोर्टेशन ऑर्डर सर्व किया था। जी जी। और उन्होंने मुझे अपील राइट्स इन कंट्री भी नहीं दिया था। जब मैं बाहर निकला तो क्योंकि मेरा कॉन्फिस्केशन पेंडिंग था, और मैं अपील को भी कन्विक्शन को भी चैलेंज कर रहा हूँ, और अपील कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे अपील राइट्स इन कंट्री नहीं दिया। तो मेरे बैरिस्टर ने उनको लिखा कि ये जो मेरा डिपोर्टेशन ऑर्डर है वो प्री मैच्योर है, तो आप ये ले लीजिए, लेकिन वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि क्योंकि उन्होंने मेरा Tier 1 भी कंसिडर नहीं किया, और Tier 1 की भी अपील राइट्स इन कंट्री नहीं दी है, और मुझे अभी अपील राइट्स इन कंट्री नहीं दी है। मैं यहाँ पे 13 साल से हूँ इस कंट्री में लीगली। मेरा बेटा ब्रिटिश है जो यहाँ पे पैदा हुआ है, मेरी वाइफ भी ब्रिटिश है, और वो उसको थोड़ा बहुत डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, तो वो काउंसलिंग भी लेती है। जी जी। तो मुझे नहीं पता चल रहा है कि अब मैं क्या कर सकता हूं। आप अगर अपने फोन रख दें और हमारा जवाब सुने, उसमें ये है कि चूंकि आपको सजा हो चुकी, अगर आपको जो है वो आप कन्विक्शन आपको हो गई थी, और आपको जो है वो डेपुटेशन ऑर्डर जारी हो गए, बेशक आपने उसको चैलेंज किया हुआ है, लेकिन इस सूरत हाल में बहुत मुश्किल होता है कि वो आपको अपने इस कंट्री में लीव टू रिमेन ग्रांट करे, जबकि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। लेकिन आपको जो चीज़ बचा सकती है वो एक ही चीज़ है, वो आपकी है फैमिली लाइफ, वो आपका है ह्यूमन राइट्स। क्योंकि ऐसे तमाम लोग जिनको डेपुटेशन ऑर्डर जारी हुए होते हैं, उनका यहाँ पर ह्यूमन राइट्स हो, या असाइलम केस हो, या यूरोपियन लॉ की एप्लीकेशन पेंडिंग हो, तीनों सूरतों में उनके यहाँ पर आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। क्योंकि आपका यहाँ पर बेबी बोर्न है, और आपके सर्कमस्टांसिस में काफ़ी ह्यूमन राइट्स का एलिमेंट आता है, तो इस सूरत हाल में आप प्रॉपर तरीके से अपने केस को फॉलो अप करें। यू माइट बी एबल टू गेट द डिस्क्रिशनरी लीव टू रिमेन। अगर आप को इनसाइड इमिग्रेशन रूल्स नहीं भी एप्लीकेशन आपका अलाउड होता, तो आपका आउटसाइड इमिग्रेशन रूल्स ह्यूमन राइट्स के तहत अलाउड हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी, मैं शाजिया आपसे पूछ रहा था कि कभी इसमें जो दरख्वास्त करंदा होता है, जो वीज़ा अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन देता है, तो क्या उसके जो एम्प्लॉई होता है उसके ऊपर नहीं क्वेश्चन उठता कि उनकी ये मिस्टेक थी? उन पे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं उठता, क्योंकि यहाँ पर जो भी सफ़र करते हैं वो एप्लीकेंट सफ़र करते हैं। एप्लीकेंट को चाहिए अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लगाएं, डॉक्यूमेंट्स के साथ एम्प्लॉयर का लेटर लगाएं, अपना कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी लगाएं, वेजेस स्लिप लगाएं, बैंक स्टेटमेंट्स लगाएं। जब ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपके केस को प्रूफ कर रहे हों, तो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी तरह
तरह से कोई एक भी डॉक्यूमेंट्स इसमें मिसिंग कर देते हैं तो उनको इस चीज़ का एक किस्म की जस्टिफिकेशन मिल जाती है कि वो वीज़ा रिफ्यूज़ कर सकते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ जो जुडिशल रिव्यू के हवाले से सवाल करना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर, मेरा नाम तौसीफ है और मैं बोल्टन से बात कर रहा हूँ। जी बात करें बैरिस्टर शाजिया से और अपना जो मामला है वो आप इनको बताएं, इस पे एडवाइस जी जी थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी बताएं। जी वाजी शाह, मेरा आपसे एक सवाल है कि मेरा ना जुडिशल रिव्यू गया हुआ है। जी जी। तो मेरा पे गया, अगर आप हमें मुख्तसर करके बताएं तो हम आपके दो बच्चों के साथ हूँ, बीवी के साथ फॉरवर्डली दे सकते हैं। किस बेसिस पे तो आपने बस मुझे यही इन्फॉर्मेशन लेनी है कि जुडिशल रिव्यू जाता है कि ये कितनी देर तक इसका पॉसिबल है कि जवाब आना, और किस शक्ल में आता है, मनफी या प्लस, या फिर अगर मनफी किस्म का आ जाए आप तो। आपसे बैरिस्टर शाजिया पूछ रही हैं कि किस बेसिस पे आपने जो है वो आपका जो है जुडिशल रिव्यू जो है वो डाला था। वो ना तो मेरा मेडिकल का मसला है। राइट। अच्छा, आपका अभी जो है वो आपका प्राइवेट जो यहाँ की लाइफ है आर्टिकल 8 के तहत आपका जुडिशल रिव्यू गया हुआ है। ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर परमिशन डालते हैं हाई कोर्ट में, और उसको तकरीबन डिपेंड करता है कि आपके सोलिसिटर्स कितना फॉलोअप उसको कर सकते हैं, क्योंकि वो 6 वीक से लेकर 6 मंथ्स तक लग सकता है उसको टाइम पीरियड, लेकिन नॉर्मली स्टैंडर्ड अगर आप देखें तो वो 3 मंथ्स लगते हैं। तो विद इन 3 मंथ्स टाइम आपको जो परमिशन अगर मिल जाता है उसके बाद फिर आपका एक्चुअल केस जुडिशल रिव्यू का शुरू होता है, और जब जुडिशल रिव्यू का मेन केस आपका चलता है तो उसको मजीद 1 साल लग सकता है। ऑल टुगेदर आपके केस को 1 से 1.5 साल लग सकता है सक्सेसफुल होने में। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया। अच्छा शाजिया, जो अभी नाजरीन हमें प्रोग्राम ज्वाइन किया देखने के लिए, क्योंकि हम फोकस है हमारा स्पाउस वीज़े के ऊपर, तो कौन से मेन जो है वो चीज़ें जो है वो अप्लाई करते वक्त या एप्लीकेशन तैयार करते वक्त जो है वो क्लाइंट्स को जो है वो उसमें बिल्कुल ये देखना चाहिए कि अपडेटेड इंग्लिश लैंग्वेज हो। ठीक है, क्योंकि अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपायर हुआ हो, अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज प्रॉपर जो यूकेबीए की वेबसाइट के मुताबिक ना हो, तो फिर आपका वो इंग्लिश सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। के लिए एक्सेप्टेबल होता है इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स? ये डिपेंड करता है आपने कौन सा इंग्लिश लैंग्वेज किया। नॉर्मली जब आप इंटरनेशनली इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट लेते हैं तो उस सर्टिफिकेट के ऊपर टाइम लिमिट मेंशन होता है। आइल्स के 2 इयर्स होते हैं, और अगर आप ईसोल करते हैं वो फॉर लाइफ होता है। और स्पेसिफिकली जब जैसे कि आजकल बहुत सारी चेंजेस आई हैं तो उस हिसाब से ये देखना होता है कि वो एक आपके स्पेसिफिक इदारों से आपने किया हो। आई थिंक कॉलर है आपके साथ। कॉलर है हमारे साथ शाजिया, देखते हैं कि कॉलर्स कैसे इस गुफ्तगू को देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं अली बात कर रहा हूँ स्टोक ऑन ट्रेंट से। अली अपना सवाल बताएं। अपना मैंने अभी ILR अप्लाई करना है 2-3 माह में, तो मेरी वाइफ अभी जो है वो Tier 1 डिपेंडेंट पर है जी। और तो मेरी वाइफ को कौन सा वीजा लगाना पड़ेगा? आप Tier 1 एक्सटेंशन पर जाएगी या फिर वो स्पाउस वीजा पर जाएगी? जी, अगर आप मेरी हेल्प कर सके, आप मुझे ये बताएं कि आपकी वाइफ 2012 से पहले आपको ज्वाइन किया था या उन्होंने 2012 के बाद आपको ज्वाइन किया है? 2012 के बाद किया था जी। उनको यहाँ पर 5 साल वेट करना पड़ेगा। आप अपना इंडेफिनिट लीव टू रिमेन कर लेंगे, लेकिन उनकी फिर बाद में स्विचिंग हो जाएगी आपके स्पाउस की बेसिस पे, और अगर उनके पास ऑलरेडी लीव टू रिमेन है तो उनको वेट करना पड़ेगा, और जब उनके 5 साल पूरे हो जाएंगे तो फिर वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई कर सकेंगी। ठीक है जी, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। ख़वातीन हज़रात हमारे साथ रहिएगा। हम प्रोग्राम में शाजिया अंजुम जो है वो इमिग्रेशन के हवाले से आपको एडवाइस दे रही हैं। यहाँ वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद ख़वातीन हज़रात आपको प्रीमियम लॉ विद बैरिस्टर शाज़िया अंजम दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। और बहुत से कॉलर्स ने फ़ोन किए हैं और इमिग्रेशन के हवाले से क्वेश्चन रेज़ किए हैं। अभी जिन्होंने प्रोग्राम देखना शुरू किया है उनके लिए, और जो काफ़ी देर से, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में भी लोगों ने हमें बात की थी कि स्पाउस वीज़े के हवाले से उनको मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा बैरिस्टर शाज़िया एडवाइस करें। एक कॉलर है हमारे साथ, कॉल लेते हैं और फिर बैरिस्टर शाज़िया अंजम की तरफ बढ़ेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो सर जी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी मैं एक्चुअली मेरी वाइफ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ जब मैं आया ਸੀ 2013 ਵਿੱਚ जी ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ टायर 1 वीजा ਸੀ। आप इस तरह करें, बैरिस्टर शाज़िया से बात करें और उन्हें बताएं कि आप कहां से आए थे, किस मुल्क से आए थे, और सारी डिटेल इनको बताएं। जी बैरिस्टर शाज़िया बात करें। जी जी 2013 में आप आए थे, फिर क्या हुआ? मैम मैं 2013 में आया था। मेरे जब जिस टाइम मैं आया था उस टाइम मेरी वाइफ के पास टायर 1 वीजा था, टायर 1। जी जी। तो अभी तो उनको पासपोर्ट मिल गया, लेकिन मैं अभी मेरे पास जब उन्होंने मुझे दिया था तब मुझे 6 मंथ का वीजा दिया था। अब उन्होंने 2.5 साल का वीजा दिया मुझे। राइट। 3 साल का, सॉरी। तो अभी क्या मुझे भी 5 साल वेट करनी पड़ेगी? 2013 में आप आए थे, जिसका मतलब ये है कि आपको 5 साल यहाँ पे पूरे करने हैं। जब आपके 5 साल पूरे होंगे उसके बाद फिर आप अपनी सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी आप इस दफ़ा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी जी मैं ये बताते चलूँ जाऊँ कि जिस तरह से आपने बात की कि स्पाउस वीज़े रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं? बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स के अलावा बहुत सारे रिलीफ भी है, बहुत सारी एग्जम्पशंस भी हैं जो कि हमारे जो एप्लीकेंट्स हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको नहीं पता चलता कि बाज़ औक़ात ये होता है कि स्पाउस वीज़े के लिए जब आप एप्लीकेशन डालते हैं उसमें जो आपको पेंशन मिल रही होती है वो भी आपकी इनकम ही काउंट की जाती है। क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको ये मसला था, मेरे पास आए, उसके बाद उन्होंने इस मसले को बयान किया कि उनकी जो इनकम रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही और किस तरह से वो 18,600 पाउंड पूरा करें। लेकिन जब हमने उनकी स्टेट पेंशन को, उनकी प्राइवेट पेंशन को उनको कैलकुलेट किया और उसको कैलकुलेट करने से उनके पॉइंट पूरे बनते थे। तो इसलिए ऐसे तमाम लोग जिनको या तो उनको पेंशन मिलती हो, अगर पेंशन नहीं मिलती तो उनको अगर केयर अलाउंस मिलता हो, डिसेबिलिटी अलाउंस मिलता हो, और ये वो चीज़ें हैं जो कि एक्सेप्शंस में जाती हैं। और इवन अगर किसी को, जैसे आपने सुना होगा, इंडस्ट्रियल डिसीज़ होते हैं और उनकी बिल्कुल वो भी उसमें डिसेबिलिटी में आता है। इस तरह के लोग जो किसी भी किस्म की इंडस्ट्रियल डिसीज़ की वजह से हेयरिंग उनकी मुतासर हो, वो भी डिसेबिलिटी में आता है। ऐसे तमाम लोगों को इनकम की एग्जम्पशन होती है और उसको रिक्वायरमेंट पूरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एज लॉन्गर्स के वो अपना केस प्रॉपर तरीके से प्रजेंट कर सके। तो ये वो चीज़ होती है कि जिसमें लोगों को ये भी कंसिडर करना चाहिए कि उनमें कौन कौन सी एग्जम्पशन अप्लाई होती है। फिर ये भी कंसिडर करना चाहिए कि अगर उनकी इनकम पूरी नहीं होती तो ऐसे कौन से और एलिमेंट्स हैं, ऐसी कौन सी और इनकम है जिसको वो इकट्ठा करके अगर एक बॉक्स में डालते हैं तो उनकी वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो इसलिए एप्लीकेशन डालने से पहले चीज़ों को असेस करना, सर्कमस्टांसिस को असेस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है शाज़िया, एक आपने बात की डिसेबिलिटी की। अगर कोई शख्स किसी डिसेबल शख्स की केयर अलाउंस ले रहा है, क्या उसके लिए भी 18,600 की नहीं, बिल्कुल नहीं, उसको लिए यही मैं बात कर रही हूँ, उनके लिए एग्जम्पशंस होती हैं। अगर कोई किसी को अटेंडेंस अलाउंसेस मिल रहे हैं उनको भी एग्जम्पशन है, अगर किसी को डिसेबिलिटी अलाउंस मिल रहा है उसको भी एग्जम्पशन है, और किसी को केयर अलाउंस मिल रहा है उसको भी एग्जम्पशन है। ठीक है, आई थिंक कॉलर है आपके साथ, कॉल ले लें। जी अस्सलाम वालेकुम। कॉलर मेरे हाल में नहीं है। कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं इटली से बात कर रहा हूँ जी। जी फरमाइए, बात करें। शाज़िया आपकी बात सुन रही हैं, आप शाज़िया से अपना मसला बताएं। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है आपका? हेलो जी, हमारा क्वेश्चन है, हमारे पास इटालियन पासपोर्ट है, हमारे एक बेटी है, उसके पास नहीं है, उसकी उम्र है 24। हम इधर आना चाहते हैं, हमारे डिपेंड में आप इधर आ सकते हैं आप? जी अच्छा, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे हमारे ऐसे नाजरीन जिनके साथ ऐसे सूरत हाल होती है उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। एक्चुअली जो आपके बच्चे 18 ईयर से ऊपर के हो जाते हैं वो आपके डिपेंडेंट नहीं रहते,
वो आपके जो वो आपके उसमें फैमिली मेंबर नहीं रहते, और उसके लिए आपको डिपेंडेंसी शो करना ज़रूरी होती है। फॉर एग्जांपल आपको ये शो करना पड़ेगा उनकी शादी अगर नहीं हुई तो आपको ये शो करना पड़ेगा कि उसके और कोई फैमिली मेंबर्स नहीं है, सिर्फ हम फैमिली मेंबर्स हैं, और जो है हम उनके जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ हम पूरी करते हैं। और आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आप किस तरह से उनको फाइनेंसेस प्रोवाइड करते हैं, थ्रू बैंक देते हैं या कि आप उनके जो स्कूल की फ़ीस देते हैं, उनके जो भी एक्सपेंसेस आप बेयर करते हैं, आपको इस चीज़ को प्रूफ करना पड़ेगा और अपनी डिपेंडेंसी शो करनी पड़ेगी। जब आप डिपेंडेंसी शो कर देंगे तो फिर वो आपके डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर के तौर पे आप उनको इधर लेकर आ सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट फैमिली मेम्बर के तौर पे आप उनको नहीं लेकर आ सकते। बहुत शुक्रिया जी। हम वो हमारे ऊपर डिपेंड है इधर। जी जी, वही मैं बात कर रही हूँ। आपको मुनासिब तरीके से उसका केस फाइट करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से केस डालना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट फैमिली मेंबर जो हैं वो सिर्फ अंडर 18 बच्चे और आपके स्पाउस होते हैं। जो ओवर 18 हो जाते हैं उसके लिए आपको बहुत कुछ प्रूफ करना पड़ता है, डिपेंडेंसी शो करनी पड़ती है कि वो आपके साथ रह रहे हैं, आप उनके फाइनेंसेस पूरे कर रहे हैं और वो आपके अलावा और कोई उनको लुक आफ्टर नहीं कर रहा। अगर आप इस केस को प्रॉपर तरीके से मजबूती से बनाकर डाल दें तो हो सकता है उनका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। बहुत शुक्रिया जी। शबीर भाई अगर कोई कॉल है तो दें जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी इमरान बोल रहा हूँ मैनचेस्टर से ही। जी इमरान बात करें। साहबा से एक सवाल पूछना चाह रहा था। जी शाजिया से सवाल करें। जी इमरान क्या क्वेश्चन है आपका? बेसिकली मेरे सर्कमस्टांसेस इस तरह हैं कि आई एम ऑन अ टियर 1 वीजा। जी जी। और मेरी वाइफ आई थी यहाँ पे, लेकिन वो यहाँ पे रहना नहीं चाह रही थी और शी हैज लेफ्ट मी, शी हैज गॉन बैक टू पाकिस्तान। ओके। तो मुझे काइंडली अगर बता सकें, और इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अदर्स आल्सो, कि अगर मैं यहाँ शादी करना चाहता हूँ तो उसका क्या तरीकाकार है, कानूनी तरीकाकार? राइट आप मुझे ये बताएं कि जब आपकी वाइफ यहाँ पर आई थी तो उस वक्त आपने ज़ाहिर डिस्क्लोज किया होगा कि वो आपकी वाइफ है, आपने मैरिज सर्टिफिकेट भी लगाया होगा? जी बिल्कुल, मैंने उनको प्रॉपर अपना डिपेंडेंट शो करके वो आई थी यहाँ पे। ठीक है, अभी आप जो है ना वो दूसरी मैरिज इंग्लिश लॉ के मुताबिक ही कर सकते हैं। जब तक आप उनका डिवोर्स सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे, जब तक आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे, तब तक आप दूसरी मैरिज नहीं कर सकते। दो ही सूरत हाल होती है, या आपके स्पाउस की पहले डेथ हो चुकी हो, डेथ सर्टिफिकेट लगता है। अगर मैरिज ब्रोकन होगी हो तो आपको डिवोर्स सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, क्योंकि डिवोर्स सर्टिफिकेट के बगैर आप यूके में दूसरी शादी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी आपने इस फैक्टर को डिस्क्लोज किया था। एज अ इस्लामिक पर्सन मुझे 2 या 3 शादियों की इजाजत है, तो मतलब है कि ये अगर आप इस्लामिकली यहाँ पर किसी के साथ शादी करना चाहते हैं तो वो ऐसे ही है जैसे आपकी कोई मतलब आप किसी पार्टनर के साथ रह रहे हैं, और वो आप मैरिज ना तो रजिस्टर करा सकते हैं यहाँ पर, और ना ही आप अपनी स्पाउस का इमिग्रेशन स्टेटस के लिए यहाँ पर स्विचिंग या एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो ये थोड़ा टेक्निकल मसला है, आपको ये देखना है। अगर तो इस्लामिकली आप यहाँ पर किसी के साथ शादी करके रहते हैं तो वो आप एज ए पार्टनर आप किसी के साथ भी रह सकते हैं, क्योंकि वो दे डोंट बॉदर। लेकिन आप इंग्लिश मैरिज रजिस्टर नहीं करवा सकते जब तक आप अपनी पहली वाइफ को डिवोर्स नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। शबीर भाई आगे कॉलर की तरफ बढ़ें जी। अस्सलाम वालेकुम जी। कॉल जो है वो कॉल ड्रॉप हो गई है। कॉल आ जी हेलो, कॉल डिस्टर्ब हो रही है। मैं शाजिया आपकी तरफ बढ़ता हूँ। आपने यूरोप से आगे एक क्वेश्चन आया था, उसके ऊपर मैं भी इस एक क्वेश्चन है कि अगर एक कोई मेल है या फीमेल है, उसका ताल्लुक यूरोप से है, यूरोप में उनका अभी स्टे नहीं हुआ, वो बरतानिया आए हैं, यहाँ अगर आके वो किसी से शादी करते हैं तो जो किसी स्पाउस को पाकिस्तान से बुलवाते हैं तो उनके लिए क्या? ये मेरा ख्याल है आपने 4-5 क्वेश्चंस को मिक्स कर दिया, इकट्ठे पूछ लिए। आपका मतलब ये है कि अगर जो आपकी पहले उनकी शादी हुई है या नहीं हुई, आप ये क्लैरिफाई करें थोड़ा। शादी नहीं हुई पहले, और यहाँ पर आकर वो किससे शादी करना चाहते हैं? पाकिस्तानी से, किसी से।
तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं है, शादी वो कर सकते हैं। ठीक है। नहीं, जो पाकिस्तानी ऐसे से जिसका यहाँ पे मतलब है कि उसका स्टूडेंट है, जी बिल्कुल, अगर वो यूरोप से इधर आते हैं, यहाँ पर आकर किसी से मैरिज करते हैं, वो बेशक इवन के वो ओवरस्टेयर हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो विजिटर हैं उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इमिग्रेशन रूल्स नहीं है जिसके मुताबिक कि उसको प्रॉपर जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम कंप्लीट करके ही आगे जाना होता है। इसमें बिल्कुल वो अगर यहाँ पर किसी से भी मैरिज होती है, उनकी जो यूरोपियन नेशनल के फैमिली मेम्बर के तौर पर एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो सकती है। ठीक है जी, कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैंने एक क्वेश्चन पूछना है। जी पूछें, बैरिस्टर शाजिया से क्वेश्चन। मेरा ये है कि मैं और मेरी वाइफ यहाँ पे सेटल्ड है, हमारे पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है जी। मेरे 2 बच्चे यहाँ पे जो है वो पैदा हुए थे जी जी, और एक जो मेरी बड़ी बच्ची है वो पाकिस्तान में पैदा हुई थी जी जी। वो अभी स्टिल जो है वो Tier 1 डिपेंडेंट पे है। और जो पाकिस्तान में पैदा हुई थी उसकी एज क्या है? वो अभी 8 साल की है। जी जी। आप उसको इधर बुलवाना चाहते हैं? हेलो जी जी, आपकी आवाज कम आ रही है जरा। आप ये बताएं आपका क्वेश्चन क्या है। आप अपनी उस बेटी को इधर अगर बुलवाना चाहते हैं तो आप एज ए डिपेंडेंट बुलाएंगे, क्योंकि जो बच्चे आपके यहाँ पर पैदा हुए हैं उसके लिए तो आप उनके ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन जो आपकी बेटी या बेटा पाकिस्तान में या अब्रॉड पैदा हुए जो कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, चूँकि वो आपके स्टेटस मिलने से पहले पैदा हुए हैं और आउटसाइड द यूके पैदा हुए हैं, इसलिए वो ब्रिटिश सिटीजन की रजिस्ट्रेशन के लिए क्वालिफाई नहीं करते। से पहले ही पैदा हुए स्टेटस, अभी मुझे सेटलमेंट जो है वो मेरी इंडेफिनिट जो है को अभी इसी साल जो है वो मुझे मिला है। उससे पहले मैं Tier 1 नहीं जी, वो बिल्कुल उनको सेटलमेंट पे है अभी वो। अच्छा, अगर आप मेरा क्वेश्चन सुने तो उनके सेटलमेंट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप उनको एज ए डिपेंडेंट यहाँ पर बुला सकते हैं, जिसके लिए आपको प्रॉपर फिनेंशियल रिक्वायरमेंट अपनी शो करानी होगी। फिनेंशियल रिक्वायरमेंट शो करने के बाद जिस तरह से वो जो होता है कि आप 22,000 पाउंड जब शो करेंगे उसके बाद फिर आप उसको बुलवा सकते हैं। आप उसको ब्रिटिश सिटीजन के तौर पर रजिस्टर नहीं करवा सकते। समझी नहीं, शायद वो डिफरेंट है क्वेश्चन। जी, क्वेश्चन क्या है मेरे साथ जी, उसके पास Tier 1 डिपेंडेंट जनरल वीजा है यहाँ पे। जी जी, पिछले 5 साल से वो यहाँ पे है। राइट। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि क्या मुझे अभी उसका इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ले लेना चाहिए, या कि मैं जब अपना वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करूंगा तो विदाउट गेटिंग इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मैं उसका भी साथ ही रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं, क्योंकि उसकी लीव जो है वो एक्सपायर हो रही है अप्रैल 2017। उससे पहले ही मैं जो कर दूंगा रजिस्ट्रेशन के लिए। जी जी, उनको इंडेफिनेट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी डिपेंडेंट के तौर पर यहाँ पर आई हैं। 5 साल के स्टे के बाद वो इंडेफिनेट लीव टू रिमेन अप्लाई करेंगी और उसके बाद वो नेशनैलिटी के लिए क्वालिफाई होंगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। अगली कॉलर की तरफ बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा शाजी, आपने दो कॉल आ गई मुझे। जी जी, कॉल लेते हैं, कॉल जरूर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी सर, मुझे पूछना है इसके बारे में, इमिग्रेशन के बारे में। जी पूछें, आप लाइव प्रोग्राम में बैरिस्टर शाजिया आपका सवाल सुन रही हैं, आप बात करें, अपना नाम बताएं, सवाल करें। जी एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि मैंने मेरा केस चल रहा है कोर्ट ऑफ अपील में और ट्राई केस पे, एंड एक्चुअली मुझे शादी कर रहा हूँ ब्रिटिश सिटीजन से ना जी। तो अभी मैं क्या यहाँ से इनसाइड केस स्विच कर सकता हूँ, पाकिस्तान जाना पड़ेगा केस स्विच करने के लिए? देखिए जी, अगर तो आपका अपील चल रहा है और आप यहाँ पर ब्रिटिश सिटीजन से शादी करना चाहते हैं, अगर तो आपकी अपील जो है वो सेम कैटेगरी में आपकी अपील आगे चल रही है रिफ्यूज़ल के बाद और उसमें कोई ब्रेक नहीं आया है, इन टाइम आप अपील करते रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप पे इमिग्रेशन रूल्स की 3C जो कंटिन्यूटी होती है वो आप पे एप्लीकेबल है और इस सूरत हाल में आपको पाकिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर ही अपना वीज़ा जो है वो स्विच कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है कि आपका टॉइक के सिलसिले में अपील चल रही है, उसमें आपको थोड़ा सा फाइट करना होगा सिस्टम के साथ कि आपने जेन्युइन अगर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट लिया था तो वो आपको प्रूफ करना होगा। अदरवाइज़ मेरी एडवाइस ये है कि आप दोबारा से इंग्लिश लैंग्वेज प्रॉपर तरीके से करें और उनको वहाँ पर प्रेजेंट कर दें कि इवन दो के पिछले टॉइक में कोई प्रॉब्लम भी है तो अभी आप दोबारा अपना इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट उधर लगाकर तो अपना एप्लीकेशन जो मैरिज के लिए है वो आप डाल सकते हैं।
बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, तो टॉय का कोई इशू नहीं होगा मेरा? वो तो आपको अगेन वो फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि इस कंट्री में अगर आपकी ब्रिटिश सिटीजन से शादी हो रही है तो इमिग्रेशन रूल्स में डिसेप्शन की कोई जगह नहीं है, क्योंकि टॉय का मेनली ये होता है कि वो डिसेप्शन लगाते हैं कि आपकी जगह पे किसी ने टेस्ट लिया था, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट लिया था। वो एक प्रॉब्लम चल रही थी जो इनकी इदारों के साथ भी चल रही थी, एप्लीकेंट्स के साथ भी चल रही थी, वो आपको फाइट करना होगा। लेकिन उसके अलावा आपको पाकिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से ही अपना जो स्टेटस है वो स्विच कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आपका सवाल का जवाब जो है वो बड़ी डिटेल से बैरिस्टर शाजिया ने आपको दिया है। शाजिया, क्योंकि आपने शुरू में फाइनेंशियल इश्यूज़ का जिक्र किया था और 2-3 हफ्ते पहले जो आपने प्रोग्राम किया था उसमें आपने एक जिक्र किया था कि सुप्रीम कोर्ट में एक डिसीजन जो है उस हवाले से आपने बात की थी कि 18,600 के हवाले से जो इस हवाले से कोई लेटेस्ट है उसके लिए कोई जो खबर है वो आउट नहीं हुई है। जहाँ तक मेरी नॉलेज के मुताबिक मेरी कोई ऐसी रिसर्च नहीं है जहाँ तक मुझे पता चल सके कि अभी तक उसका आउटकम क्या है। आई थिंक इट्स बीइंग अपहेल्ड, और जब आउट होगी तो सब लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि ये ऐसी खबर है जो छुपने वाली नहीं है, जो बहुत सारे लोग इस चीज़ का मुंतज़िर हैं। क्योंकि आपके प्रोग्राम में आपने जिक्र किया तो लोग इसके बारे में बार बार जो है वो पूछ रहे हैं कि क्या कोई लेटेस्ट है इसके बस अभी तक उसका डिसीजन जो है वो अभी आया नहीं है। जैसे डिसीजन आएगा फिर पता चल जाएगा कि उसमें क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटी आई है और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो उस पर लागू होगी नेक्स्ट टाइम। उसका इतलाक जो है वो वर्डिक आने के बाद उस डेट से शुरू होगा। तो पहले जो एप्लीकेंट्स हैं वो तो पिछले जो एप्लीकेशन जो होल्ड पे हैं उस पर भी उसका इतलाक होगा, जो नई एप्लीकेशन होगी उस पर भी उसका इतलाक होगा। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया शाजिया। अगर कॉलर हैं शबीर साहब तो हमें दे दें। जी कॉलर नहीं है तो शाजिया एक जाते जाते हमारे नाजरीन को ज़रा ये बता दें कि जो हमारे स्पाउस वीज़ा के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी आप पूरी तरह से जानकारी हमारे नाजरीन को दे दें कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और एप्लीकेशन फिल करने से पहले आप अपने सॉलिसिटर के पास जाने से पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए। इससे पहले मैं कॉल ले लूं, कॉल जरूरी है मेरे सवाल का जवाब। आपने कॉल पहले लेनी है या मैं नाजरीन को कॉलर जो है वो ले लेते हैं और फिर उससे आपसे जवाब लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी आप क्वेश्चन करें अपना, आपकी आवाज आ रही है हमें। हेलो जी आप सवाल करें शाजिया से, आपको शाजिया सुन रही हैं। जी मेरा शाजिया से क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे 2013 में आई थी स्टूडेंट वीजा पे। जी जी। और मैंने यहाँ पे फिर मतलब मेरे पार्टनर है ब्रिटिश सिटीजन है, वो यहाँ पे मतलब वो पहले से शादीशुदा थे। हम लोगों ने मार्च में निकाह किया और फिर उसके बाद उन्होंने मेरा मतलब स्पाउस वीजा अप्लाई किया। तो पहली बार को उन्होंने आपका क्वेश्चन क्या है अगर आप अपना क्वेश्चन बता दें। लेकिन उनका निकाह पाकिस्तान में हुआ था, तो पाकिस्तान में से वो स्पाउस वीजे पे आए थे 20 साल पहले यहाँ पे। जी जी। तो फिर उन्होंने अगर आप अपना सवाल करें तो क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बहुत थोड़ा है, उसके बाद फिर अभी मतलब हम लोगों ने निकाह किया और उन्होंने वीजा अप्लाई किया एज ए पार्टनर। तो और मेरी बहन सवाल बताएं ना, सवाल क्या टाइम क्योंकि प्रोग्राम का खत्म हो रहा है, आप सवाल बता दें तो इजी हो जाएगा जवाब। क्वेश्चन मेरा ये है कि मतलब उन्होंने मेरा ना जो स्पाउस वीजा है वो रिफ्यूज कर दिया था, लेकिन उन्होंने अपील भेजी थी। पहले वो मतलब चीजें वगैरह जो उन्होंने मांगी साथ साथ हम भेजते रहे, फिर अभी मतलब मेरा बेबी भी हो गया। आप अपना क्वेश्चन करें काइंडली सिस्टर, अगर आप अपना सवाल करती हैं तो फिर हम आपको जवाब दे सकेंगे, क्योंकि अगर जो डिटेल बताएंगी डिटेल नाज़रीन को पता नहीं चलेगा। आपका क्वेश्चन क्या है? चली गई है, कॉल ड्रॉप हो गई है। तो माजरत के साथ मेरी बहन अगर आप अच्छा होता कि अगर आप, इसलिए हम नाज़रीन को कहते हैं कॉल ले लेते हैं स्ट्रेट वे अगर वो क्वेश्चन करें तो उनको ज्यादा टाइम मिल जाता है अपने आंसर। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सवाल करें शाजिया से। जी सवाल यही था, अभी एक क्वेश्चन भी आया था टॉय से रिलेटेड। तो वो टॉय का इशू चल रहा है और उसमें जो है मेरी भी सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि शादी कर रहा था ब्रिटिश सिटीजन से। उसमें जो है क्या आगे एक्सटेंशन इजीली हो जाएगी या थोड़ा सा मैं क्लियर देखिए पहले भी जिस तरह से मैंने बात की कि टॉय से रिलेटेड है कि टॉय की इशू करेगा और मैंने मास्टर भी किया हुआ है, तो मास्टर की डिग्री इनफ है या कोई इंग्लिश लैंग्वेज अदर से कोर्स करना पड़ता है? राइट। अब यहाँ पर दो बातें आती हैं। पहली बात तो ये है कि आपकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट पूरी होती है या नहीं होती। वो तो आपकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट पूरी होती है क्योंकि आपने यहाँ पे डिग्री की हुई है, उसका तो कोई इशू नहीं है। लेकिन वो जहाँ पर पॉइंट उठाते हैं कि आपने उनके साथ डिसेप्शन किया, उसके लिए आपको फाइट करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने
आपके पॉइंट्स अच्छे हैं, आपने डिग्री की हुई है, या समझते हैं आपके उसमें कुछ ऐसे राइट्स इन्वॉल्व हैं कि आप अपने केस को प्रूव कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल अपना केस विन कर सकते हैं, फाइट करें। ऐसा केस लॉ भी है जिसमें जो है वो टॉइक के सिलसिले में सबको मसला जो बना था वो उस केस लॉ के तहत आप अपने केस को प्रूव कर सकते हैं और आपकी एप्लीकेशन जो स्विचिंग की है या एक्सटेंशन की है वो सक्सेसफुल हो सकती है। तो डिपेंड करता है आप अपने केस को कैसे फाइट करते हैं। अगर आपका केस कोर्ट में है या होम ऑफिस में है तो वो आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन के बगैर आप इस तरह से नहीं उसको छोड़ सकते। बहुत शुक्रिया जी, उम्मीद है कि आपको अपने सवाल का जवाब जो है वो तफसील से मिल गया होगा। शाजी आप डिटेल में अगर जी बिल्कुल क्विकली मैं नाज़रीन को ये कहना चाहूँगी कि जो आपकी स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन होती है उसमें अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड में आपको 1 साल का रिकॉर्ड चाहिए होता है। लेकिन अगर आपकी ऐसी कोई सूरत हाल होती है जिसमें आप लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर हैं और आप शेयर्स ले रहे हैं, उसमें हो सकता है कि वो आपसे 2 साल की रिक्वायरमेंट भी मांग ले। तो इसलिए ये बहुत बारीक फ़र्क है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं, और अगर आप लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर हैं तो आपको डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं। एक कॉलर की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी बात करें बैरिस्टर शाजिया से, क्या सवाल करना चाहेंगे? अच्छा, तो मैं पता करना चाहता था, मैं अम्मी का स्पॉन्सर भेजा हुआ, एक दफा केस जमा कराया, दूसरी दफा जमा कराया तो उन्होंने ये पहले तो पेपर वगैरह मांगे ना पाकिस्तान से, तो मैंने लगाए, तो अभी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया सिर्फ इसलिए कि वो आएंगे तो वापस नहीं जाएंगे। अच्छा, आप गालिबन विजिटर वीजे के बारे में बात कर रहे हैं? उससे ऑलरेडी उनकी पेंशन भी चल रही है इधर की, और 1-2 दफा इधर हो गई है। अगर तो देखिए उनको राइट ऑफ अपील मिला है, आप अपील पे जाएं, और अगर उनको राइट ऑफ अपील नहीं मिला तो आप जुडिशियल रिव्यू पे जाएं, क्योंकि अगर उन्होंने आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज कर दिया है तो आपको उन्होंने लगाई नहीं, सिर्फ उन्होंने ये लगाया, सिर्फ वो आएंगे तो वापस नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, इंटेंशंस की उनके पास डिस्क्रिप्शन है, वो इंटेंशन के लिए ये जो एलिगेशंस है या जो ग्राउंड्स है वो ले सकते हैं रिफ्यूजल के लिए। आपको अब उसके खिलाफ अपील करनी पड़ेगी, जुडिशियल रिव्यू करना पड़ेगा या एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू करना पड़ेगा। आपके ऑलरेडी उनकी इधर की इंग्लैंड की पेंशन भी चल रही है, वो पाकिस्तान में मिलती है। जी जी, अगर पहले चल रही है अपील तो उसी में ही आप अपने एडिशनल ग्राउंड्स जो है वो जमा करवा सकते हैं, लेकिन आपको कोर्ट में फाइट करना पड़ेगा क्योंकि इसका स्टेट वे कोई जवाब नहीं होता। अगर उनको उनकी इंटेंशंस पे डाउट हुआ है कि वो वापस नहीं जाएंगे तो ये आप प्रूफ करना स्पॉन्सर का काम है कि वो वापस जाएंगे। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। शाजिया, प्रोग्राम के आखिर में कोई पैगाम हमारे देखने वाले नाज़रीन जी के लिए बिल्कुल, हमेशा की तरह मैं यही कहूँगी कि आपके जो एप्लीकेशंस हैं आप अपडेटेड रहें, अपनी वेबसाइट से मालूमात लें, और हमेशा की तरह हम ये कहेंगे कि जिस तरह से अभी जो फ़ीस है नेशनैलिटी की सेटलमेंट एप्लीकेशंस की वो 25% बढ़ने जा रही है। अगर आपके एप्लीकेशंस ड्यू है सेटलमेंट के या नेशनैलिटी के एप्लीकेशंस ड्यू है तो फ़ौरन आप उसकी एप्लीकेशन करें, क्योंकि एप्लीकेशंस की फ़ीस जो है वो आने वाले महीनों में बढ़ जाएंगी। अभी तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, लेकिन इस पॉलिसी पे अमल बहुत जल्दी हो जाएगा। तो हमेशा अपडेटेड रहें, वेबसाइट पे जाएं, यूके वीज़ास की वेबसाइट पे जाएं और सॉलिसिटर से कंसल्टेशन करके आप अपना एप्लीकेशन करें। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर शाजिया अंजुम, और ख़वातीन हज़रात आपका शुक्रिया। उम्मीद है कि इस हफ़्ते आपको जो आपके सवालात थे बैरिस्टर शाजिया अंजुम ने बड़ी डिटेल से जवाब दिए हैं। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते सोमवार वाले दिन इसी टाइम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक हमारे साथ रहिएगा। खुदा हाफ़िज़।